हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं वो है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आउटलाइन देखिए। डेवलपमेंट एंड फंक्शन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक अप्रोच, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो पहले जानते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, साइनोसाइटिस, एक्यूट फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, क्रूप, एपिग्लोटिस, बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस और लरिंगोमलेशिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर में आता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले हम आउटलाइन देखते हैं। अपर में देख लिया, अब लोअर में देखते हैं। तो लोअर में कौन कौन सा है, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, कोजेनाइटस सिस्टिक मेलफॉर्मेशन, परमोली इदीमा, एस्पिरेशन सिंड्रोम, इंटेस्टाइनल लंग डिजीज, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, प्लूरल इफ्यूजन, इम्फेमा, ब्रोंकियोलैक्टिस, पल्मोनरी एब्सेस, एटलैक्टिस, निमोनियोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स और हेमोथोरैक्स, स्केलेटन डिजीज और पीटीबी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों पढ़ते जा रही है। अभी सिर्फ बता रही हूँ कि ये डिजीज आता है, अब धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेडियाट्रिक रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूनिक फीचर क्या होता है। तो उसका जो एयरवेज होता है उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, क्योंकि वो फीटस होते हैं और उनमें क्या कार्टिलेज का स्टेबिलिटी नहीं होता है उनके एयरवेज में। तभी तो बच्चे लोग को जब स्टार्टिंग में ये नेक उठाया जाता है अर्ली मंथ में, तो नेक पकड़ के उठाया जाता है, हेड पकड़ के। क्यों? क्योंकि उनका नेक में फ्लेक्सिबिलिटी या स्टेबिलिटी नहीं आई है, उनमें अभी कार्टिलेजिनस स्टेबिलिटी लैक है। ठीक है, एयरवेज स्मूथ मसल इज डिक्रीज, अभी स्मूथ मसल डिक्रीज है। म्यूकस ग्लैंड डेंसिटी ज़्यादा है, तभी तो देखते हैं कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, वो मुंह से पानी आते रहता है। डिक्रीज चैनल ऑफ कोलेट्रल वेंटिलेशन, उन्हें क्या होता है, उनका कोलेट्रल वेंटिलेशन क्या हो, घटते रहता है। चेस्ट वाल में ज़्यादा कंप्लेन होती है। डिक्रीज नंबर ऑफ फैटिग्यू, क्यों चेस्ट वाल में क्यों कंप्लेन होती है, क्योंकि जैसे अभी बच्चा निकला है फीटस से बाहर में, तो वो क्या है, उन्हें तो सांस लेने की आदत नहीं है, तो उनके चेस्ट पे क्या हो रहा है, भार पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा कंप्लेंट होती है। डिक्रीज नंबर ऑफ फैटिग्यू रेजिस्टेंस फाइबर इन डायफ्रागम स्ट्रक्चर, फैटिग्यू कम हो जाता है अगर डायफ्रागम स्ट्रक्चर सही हो जाए तो। चलिए अब लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में जानते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो जितना अंदर एयर अंदर जा रहा है उतना ही अगर बाहर आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये मेनली कितना होता है, तो 6 to 7 ml पर kg, मतलब जितना kg है ना उसको 6 to 7 ml से गुना कर लीजिए। अगर मान लीजिए 10 kg का बच्चा है तो 60 to 70 ml क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, टाइडल वॉल्यूम मेनली कितने होते हैं, 6 to 7 ml पर kg। ये सब बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट आफ्टर टाइडल एक्सपायरेशन, मतलब कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, सांस लेने की कितनी कैपेसिटी है, तो एक बार में आप मैक्सिमम जितना एफर्ट कर सकते हैं एयर को अंदर लेने के लिए, उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड बाय मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट आफ्टर टाइडल एक्सपायरेशन। क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड बाय मैक्सिमम, कितना आप एयर अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं एक्सपायरेशन में, और उसमें कितना अमाउंट ऑफ एयर आपका बाहर निकलता है आफ्टर टाइडल एक्सपायरेशन, उसी को कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जो रिमेन हो रहा है, मतलब एक्सपायरेशन कर लिए, अब लंग में कुछ तो एयर होंगे, तो उस एयर को क्या कहेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ एयर मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग विथ मैक्सिमम इंस्पायरेशन एंड क्या है, एक्सपायरेशन, जितना एयर अंदर से बाहर हो गया और जो मैक्सिमम इंस्पायरेशन किया और मैक्सिमम एक्सपायरेशन किया, सबका टोटल होता है वाइटल कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग द लंग आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, मतलब इनहेलेशन करने के बाद जितना गैस क्या है लंग में है उसको कहते हैं टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी।
अब क्या हो रहा है, तो देखिए यही है, 2 तरह का होता है इसमें डिजीज, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज एंड ऑब्स्ट्रेटिक डिजीज। यह भी जो बताया वो था। अब देखिए इसके एनाटोमी में आते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आता है, तो ट्रैकिया के ऊपर जो भी आता है उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहते हैं, जैसे कि नोज, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। और उससे नीचे जो आता है जैसे ब्रोंकी, ब्रोंकियोस, लंग और एल्वियोली, ये किस में आता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है। तो हम कहाँ तक पढ़ेंगे अभी, आज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अप्रोचेस टू डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस के लिए कैसे अप्रोच करते हैं, पहले तो हम हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसका डायग्नोसिस करते हैं 2 प्रोसीजर से। एक तो फिजिकल एग्जाम लेंगे और दूसरा एंसिलरी प्रोसीजर से। तो एंसिलरी प्रोसीजर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो एंसिलरी प्रोसीजर में होता है कि जैसे कि एक्सरे ये सब करके, थेराप्यूटिक प्रोसीजर ये सब यूज करके कैसे आप डायग्नोसिस करते हैं, तो उसमें आता है एंसिलरी प्रोसीजर में, ठीक है। अब देखिए जैसे आया, हाउ टू अराइव एट ए डायग्नोसिस, अराइव कैसे कीजिएगा डायग्नोसिस में से। तो सबसे पहले क्या पूछना है, साइलेंट फीचर्स, मतलब पेशेंट आपके पास आया तो उसका क्या कीजिएगा, जनरल डाटा लीजिएगा। जनरल डाटा में क्या आता है, एज, सेक्स, एड्रेस, रेस, कौन से रिलीजन से हैं, मार्टियर स्टेटस, ये सब जनरल डाटा में पूछा जाता है। हिस्ट्री लिया जाता है, जैसे कि उनका प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, ये सब हम लेते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या लेंगे, तो सबसे पहले तो वाइटल साइंस चेक करेंगे और उसके बाद हेड टू टो तक उनका क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, ठीक है। जैसे कि देखेंगे उसके फेसेस में कोई स्वेलिंग है कि नहीं है, फिर ईयर, आई, नोज, सब ऊपर से लेके हेड टू टो हम उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। चूज द प्रेजेंटिंग मैनिफेस्टेशन फ्रॉम द साइलेंट फीचर, उसके बाद जो मेनली कंप्लेन से आया है उसको हम क्या देखेंगे, प्रेजेंटिंग मैनिफेस्टेशन देखेंगे। उसके बाद क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब वो जो कंफर्मेटरी टेस्ट आएगा उस पर क्या करेंगे, हम वर्क करेंगे और सर्च करेंगे न्यू डाटा और उसके बाद उसका फाइनल डायग्नोसिस करेंगे। ये होता है प्रोसीजर। तो अब हिस्ट्री में क्या देखेंगे, क्वेश्चन रिगार्डिंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि अगर क्रोनिक, एक्यूट है या क्रोनिक, मतलब ये अभी हाल में हो रहा है या बहुत दिन से है, टाइमिंग कब होता है, दिन में होता है, रात में होता है, मॉर्निंग में होता है, जागने पे होता है। और भी देखेंगे कि एक्सरसाइज करने पे आपको हो रहा है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या अपने आप हो रहा है। जैसे कि एक्सरसाइज करने पर कौन सा होता है, तो ब्रोंकियल अस्थमा होता है, ठीक है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या होंगे, कभी आपको पहले निमोनिया हुआ था, आपको जीआई रिफ्लेक्स है, जैसे कि किसके साथ, तो क्रोनिक कफ, कमरॉइड विथ ब्रोंकियल अस्थमा के साथ, उनका इम्यून स्टेटस डिसऑर्डर देखेंगे। फैमिली हिस्ट्री में क्या देखेंगे, तो उनका फैमिली हिस्ट्री में किसी को ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं, हाइपरटेंशन, ये सब चेक करेंगे, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हर एज का अलग अलग होता है। जैसे कि जब बच्चा प्री मैच्योर होता है, मतलब कि एज ऑफ गेस्टेशन से पहले आ जाता है, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 40 to 70। हाँ, रेस्पिरेटरी रेट होता है ना, एज के साथ क्या होता है, घटता है, लेकिन वो 12 ईयर्स के बाद वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो जो बच्चा प्री मैच्योर होगा, मतलब एज ऑफ गेस्टेशन से पहले होगा, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट कितने होंगे, 40 to 70 के बीच में होंगे एवरेज। अगर 0 से जन्म ले लिया और उसके 3 मंथ तक 35 to 55, 3 मंथ से 6 मंथ तक 30 to 45, ठीक है। तो स्टार्टिंग का नहीं याद, ऐसे याद रखिए, 40, 35, 30, 25, 20, देखिए 5 का डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो ऐसे मंथ का इंटरवल रखिए कि प्री मैच्योर है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, ठीक है, फिर 3 साल, 6 साल, 12 साल और उसके बाद फिक्स हो गया। तो कितने हो गए, प्री मैच्योर 3, 6, 12, फिर 3 साल, 6 साल, 12 साल। तो 40 से स्टार्ट हुआ तो 40, 35, 30, 25, 20, 20, 14 और उसके बाद लास्ट में फिक्स हो गया 12 से 18। अब क्या कह रहा है, अगर आपका जो रिट्रैक्शन है वो सुप्रा क्लेविकुलर रिट्रैक्शन है, मतलब कि सब क्लेविकुला के ऊपर अगर रिट्रैक्शन हो रहा है तो वो अपर ऑब्स्ट्रक्शन में आता है, और वो मेनली क्या होता है, इंस्पायरेटरी में एस्ट्रीडोल के साथ आता है, ठीक है। सुप्रा क्लेविकुलर रिट्रैक्शन
क्या होता है, अपर ऑब्स्ट्रक्शन को कहते हैं। ये मिलिएस्ट्रीडोल के साथ आता है और इंस्पायरेटरी में मिलिएस्ट्रीडोल आता है। लेकिन सब एक्सटर्नल रिट्रैक्शन जो क्लेविकुला के नीचे होता है, मतलब स्टर्नम के नीचे होता है, उसको कहते हैं लोअर ऑब्स्ट्रक्शन, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर आता है। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन क्या होता है, तो कोस्टल के बीच में आता है। सब कोस्टल क्या होता है, तो जो कोस्टल एंगल होता है उसके नीचे जो रिट्रैक्शन होता है उसको सब कोस्टल एंगल कहते हैं। देखिए आप फिगर से दिखा रहे हैं। सुप्रा स्टर्नल रिट्रैक्शन में क्या है, देखिए स्टर्नल से ऊपर में क्या हो रहा है, रिट्रैक्शन हो रहा है। देखिए वो जो काला काला दिख रहा है वो वाला, ठीक है, ये क्या स्टर्नल रिट्रैक्शन। तो स्टर्नल के नीचे देखिए यहाँ पर ये गड्ढा टाइप का हल्का दिख रहा है, रो में दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब सब एक्सटर्नल देखिए जो कोस्टल एंगल है ना उससे नीचे है, तो सब एक्सटर्नल या सब कोस्टल कहलाएगा। अब चलिए फिजिकल एग्जामिनेशन, इसको हम कल लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक कम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर से।